बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में एक बड़ा धचका लगा है, जहां 3 अहम ओहदे पार्टी से वापस ले लिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वफ्द के हमरा मुलाकात हुई है। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल पर मुशावरत हुई है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की शराकत इक़्तिदार के हवाले से भी मामलात पर गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी आपको। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली एक बड़ा धचका लगा है, जहां 3 अहम ओहदे जो हैं पार्टी से वापस ले लिए गए हैं। अब क्या लाहेअमल होगा अगला भी? ये इरेलेवेंट सी खबरें हैं जी। क्या उनका वो देखते हैं कि क्या लाहेअमल होगा उनका, वो खुद डिसाइड करेंगे, मैं तो नहीं बता सकता इस पर। ये जो बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, और वो जो है वो बहुत कुछ पर्दों के पीछे हो रहा है। और पर्दों के पीछे यहाँ पर भी लगता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में भी बहुत कुछ ऐसा है जो र्यूमर्स की शक्ल में, और लेकिन कुछ ना कोई एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ है जिसके ऊपर हम ज़ाहिर है जो लोग दूसरे प्रोग्राम्स देख रहे हैं और उनको आइडिया है, लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल यहाँ पे कुछ तनाव, कोई खिचड़ी पक रही है, कोई क्या है, वो ज़रा कोई शक्ल ले तो फिर हम उसके बाद ज़रा बात करेंगे। एहतसाब हो रहा है, नहीं हो रहा, होने जा रहा है, वाकई कोई आपस के अंदर तनाव है जो इस सिस्टम के अंदर जमातों का नहीं है, मतलब इस पे आने वाले दिनों में कोई शेप ले अगर बात हो, उससे बात करेंगे। लेकिन एक तनाव सा है, एक पुरस्रारियत सी है, ये लगता है कि पर्दों के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। और ये पुरस्रारियत जो है ये अरूज पे है इस वक्त आलमी सतह पे, और इतना कुछ हो रहा है, और वो हर चंद घंटों के बाद कोई ऐसा इवेंट होता है जिससे लगता है कि तमाम जो मतलब बहुत अनहोने मामलात हो रहे हैं। सबसे पहले तो आज जो है वो कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान एक मुस्तकिल अमन मुआहदा वो उस पर दस्तखत करने जा रहे हैं, या वहाँ पे दोनों शख्सियात मौजूद हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव मौजूद है वहाँ पे, और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशियान वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। और उनकी कल स्टीव वित्कोफ जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं उनसे मुलाकात हुई, और आज दोनों वाइट हाउस में होंगे। अच्छा, ये जो है ये एक इंतहाई अहम और गैर मामूली वाक़या है जो इस वक्त ज़हूर पज़ीर हो रहा है आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान, जिसकी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और इसका एक तवील अरसे तक इसका क्या असर होगा वो देखना है। एक तवील अरसे तक क्या असर होगा और मुख्तलिफ तरफ से क्या मामला तय हो रहे हैं पसे पर्दा, वो अभी खुलने जा रहे हैं। ये बात हमने परसों की थी कि ये जो मुआहदा हो रहा है इस जुमे के रोज़, ये जो है इसको ट्रंप अपने नाम से वहाँ पे एक कॉरिडोर बना रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक इशू ये है कि ये आप इस तरह से समझें, ये दोनों रियासतें हैं और ये दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा। अच्छा, एक आर्मीनिया में जो है वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की, और आज़रबाईजान जो है ये इसमें मुसलमान मेजॉरिटी है। ये दोनों जो हैं ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और दोनों अलग हुए, और ये अलग हुए सोवियत यूनियन से जब सोवियत यूनियन टूट गया। उससे पहले जब यानी सोवियत यूनियन से पहले का जो वक्त है, तो उस वक्त में यहाँ पर जो है वो कुर्दिश, आर्मीनियंस, आज़रबाईजान, ये सारे एक तरह से एक ही ये इलाके थे। अच्छा, अब ये इसकी अच्छा पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत है, पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, ईरान के लिए, तुर्किया के लिए, चाइना के लिए, अमेरिका के लिए, मतलब यू नेम अ कंट्री, और उसकी अहमियत है आज के दिन ये क्या होने जा रहा है। अच्छा, अब इसमें आप इस तरह पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब जो है इस तरह समझें
कि जो आज़रबाईजान है, जो कि तुर्किया का दोस्त है और पाकिस्तान का भी दोस्त है, आज़रबाईजान और जो तुर्किया है उसके दरमियान बड़ी छोटी सी सरहद है और दरमियान में आर्मीनिया है। यानी अगर नक्शे पे आप देखें तो आर्मीनिया दरमियान में है, एक तरफ आज़रबाईजान है, एक तरफ तुर्की, थोड़ा सा इलाका तुर्किया का जो है वो आज़रबाईजान से मिलता है। आज़रबाईजान जो कि तुर्किया का दोस्त है और हम आज़रबाईजान और तुर्किया दोनों को मानते हैं, लेकिन तुर्किया और आज़रबाईजान की सरहदें नहीं मिलती, दरमियान में आर्मीनिया है जिसको हम नहीं मानते। ये नक्शे कुछ इस तरह से तरतीब हैं। अब इसको जिस अंदाज में भी देखें, आप साइट पे देखें, यानी आप देखें ना, ये एक यहाँ से इस नक्शे को देख लें, आज़रबाईजान है, आज़रबाईजान का सबसे करीबी दोस्त कौन है? तुर्की, और दरमियान में आर्मीनिया है जिसको आज़रबाईजान से जिसकी लड़ाई हो रही है। और बहुत थोड़ा सा इलाका ऐसा है जो कि तुर्किया के साथ आज़रबाईजान का मिलता है। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जो आज़रबाईजान है, ये पहले भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आज इसको थोड़ा सा अपनी ज्योग्राफी को रिवाइज कर लेते हैं। जो आज़रबाईजान है उसका एक इलाका जो है वो इलाका आज़रबाईजान का हिस्सा है, लेकिन वो आज़रबाईजान से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि दरमियान में आर्मीनिया है। ठीक है, ये बिल्कुल अगर किसी ने समझना हो तो वो समझ ले कि जैसे मतलब एक ही मुल्क है, दूसरा हिस्सा है, लेकिन दरमियान में आर्मीनिया है जी। तो इन दोनों के दरमियान जो है ये नगोर्नो काराबाख के ऊपर लड़ाई भी हो चुकी है। ये सोवियत यूनियन टूटने से पहले ही हो गई, 1988 और 92 और बड़ी खूनी लड़ाइयाँ, और फिर आखिरी जो है ये 2020-21 में हुई, 23 में जाके ख़त्म हुआ मामला, फिर दोबारा इसमें टेंशन शुरू हुई दरमियान में मुआहदा। मतलब मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई करके ब्रीफ सा बता रहा हूँ, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो एक प्लान हुआ, और वो प्लान है कि ज़ेंगिज़ोर कॉरिडोर का। अच्छा, ज़ेंगिज़ोर एक ज़माने में यहाँ पे एक इलाका होता था बहुत पहले, लेकिन अब वो इलाका जो है वो वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये एक प्लान है, यानी अगर हम इसको देखें तो ये एक प्लान है, और ये जो प्लान है ये अगर हम इसको देखें, इनका जो अगर हम कोई मैप ऐसा देखें, 7th मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं, तो उसमें शायद ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आ जाए हमें, या हम इसमें 4th देख लें तो ज़्यादा नज़र आ जाए हमें। 4th को दिखाइएगा प्लीज़, 4th मैप। अच्छा, इसमें जो है वो ये है कि जो नगोर्नो आज़रबाईजान का एक इलाका है, और एक जो इलाका है वो ऐसा है कि उसको नक्शवान का इलाका है। वो नक्शवान वो नीचे हम, ठीक है, इसके स्पेलिंग्स जो हैं ये चूँकि मुख्तलिफ ज़बान में ये मैप, तो इसलिए इसको समझने के लिए आप समझें कि अगर हम ये वाला 7th मैप दिखा दें कॉकेसस का, तो वहाँ पे समझ में आ जाए शायद। तो ये जो 7th मैप अगर दिखाएं तो उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो नक्शिवा का जो इलाका है, अब ये इस मैप को थोड़ा सा, आज़रबाईजान और आज़रबाईजान, ये रेड आज़रबाईजान है। हाँ, ये ज़बरदस्त मैप हो गया। जो रेड है ना वो आज़रबाईजान है, ये इसको यहाँ रोकें, ठीक है। अब देखें कि आज़रबाईजान उधर है, और उसका एक इलाका जो कि नक्शिवा है, रेड कलर में नज़र आ रहा है नक्शिवा, वो आज़रबाईजान से दूर है, और दरमियान में आर्मीनिया, ये पिंक कलर का आर्मीनिया है दरमियान में। तो अब आज़रबाईजान अपने उस इलाके तक कैसे जाए? अच्छा, फिर देखें अब आज़रबाईजान किधर है और तुर्किया किधर है, ठीक है, यानी और दरमियान में आर्मीनिया है, जिसकी तुर्की से कोई मानता नहीं है, और पाकिस्तान भी इसलिए नहीं मानता, और आज़रबाईजान इधर है। नक्शा देखें आप, ये साउथ कॉकेसस के इलाके हैं। अच्छा, अब यहां पर इसी मैप को अगर देखें आप, तो आज़रबाईजान जो है वो अपने जो बड़ा मेनलैंड नजर आ रहा है, उस मेनलैंड से इस जो नक्शिवा का इलाका है, जो रेड है लेकिन दरमियान में पिंक आर्मीनिया है, उसके दरमियान एक
यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स होते थे सोवियत यूनियन के दौर में, रेलवे चला करती थी आज़रबाईजान के दो इलाकों को जोड़ने के लिए। वो बहरहाल वो जिस तरह से सोवियत यूनियन और रशिया नक्शे वक्शे बने वो बात, लेकिन ये हुआ कि उसके बाद वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर वो ये ज़ेंगज़ोर कॉरिडोर बनाने का इरादा है, प्लान है आज़रबाईजान का कि भाई हमारा उधर इलाका है। तो अब आज़रबाईजान का अपने इलाकों से, अपने दूसरे इलाके से जो राब्ता है वो सारा का सारा ईरान के ज़रिए होता है। ईरान के अंदर इसको आराज कॉरिडोर या इस तरह मुख्तलिफ नाम इसको दिया जाता है। लेकिन आज़रबाईजान की जो तिजारत है, अगर उसी मैप को देखें तो वो अपने दूसरे इलाके से आर्मीनिया की बजाय वो ईरान से होती हुई जाते हैं, क्योंकि ईरान है नीचे। देखें ना, अब आप ईरान, ये इस मैप को देखें तो आज़रबाईजान ईरान में आया और ईरान से फिर वो दूसरे अपने रेड इलाके तक पहुंचा, क्योंकि नीचे ईरान है। सही, ये क्लैरिटी होगी। तो आज़रबाईजान ये चाहता है कि हमारा एक बराह रास्त जो है वो एक कॉरिडोर बने और रास्ता हमारा बने और ज़ेंगज़ोर कॉरिडोर वो हो। ये 2023 में 21 में ये तैयारी भी इसकी हो गई, ये सब कुछ हो गया, तय भी हो गया। लेकिन ये कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान ये मसला है वो चेक पॉइंट्स पे, और ये जब जंगबंदी हुई तो आर्मीनिया थोड़ा सा इसमें नाराज़ भी हुआ, क्योंकि आज़रबाईजान जीत गया था नगोर्नो काराबाग। और लेकिन ये कॉरिडोर कुछ और है, कोई ये कॉरिडोर अलग है, वो नगोर्नो काराबाग का इलाका और वहाँ पे वो अलग है, ये कॉरिडोर कुछ और है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप इस तरह से समझें कि अगर ये मुआहदा आज दस्तखत हो जाता है तो ये वो रास्ता होगा जो आज़रबाईजान को, आज़रबाईजान के दोनों इलाकों को आपस में जोड़ देगा, आर्मीनिया के दरमियान में से गुजरता हुआ। सही। और वहां पर ट्रंप रोड होगी, जो रोड होगी यानी आज़रबाईजान के एक इलाके से लेके आर्मीनिया को क्रॉस करते हुए आज़रबाईजान के दूसरे इलाके तक, वो ट्रंप रोड होगी। वो जो किसका नाम लिया हमने, ट्रंप इंटरनेशनल रोड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और जो भी उसका नाम है, पीस और प्रॉस्पेरिटी, वो होगी। अब इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ये होगा कि, अच्छा ये ध्यान में रखें कि ये रशिया और चाइना का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। इसके नतीजे में ये होगा, पहली बात तो ये कि जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये हो ही नहीं सकता कि ये रशिया की और चाइना की मर्जी के बगैर हो, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हो रहा है खामोशी के साथ, करवा रहे हैं ट्रंप। पहली बात तो ये है कि ये इसमें चाइना का क्या फायदा है? एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस तो चाइना का। चाइना का फायदा इसमें यह है कि ये जो मिडिल कॉरिडोर है, एक मिडिल कॉरिडोर भी है। मिडिल कॉरिडोर, चाइना का जो मिडिल कॉरिडोर है उसका एक ब्रोकन लिंक है, जो कि इसकी वजह से, यानी चाइना यूरोप के साथ रशिया को बाईपास करते हुए, इस वक्त रशिया पे पाबंदियां या बहुत सारे मामला चल रहे हैं ना, तो रशिया के साथ तो चाइना बिल्कुल ठीक है, लेकिन रशिया को बाईपास करते हुए एक जो मिडिल रोड, जिसको मिडिल कॉरिडोर कहते हैं, वो मिडिल कॉरिडोर मुकम्मल है, लेकिन उसका एक ही ब्रोकन लिंक है, और वो ब्रोकन लिंक ये है कि ये आर्मीनिया दरमियान में है। तो आज़रबाईजान तुर्किया के साथ, आज़रबाईजान पहले तो अपने दूसरे हिस्से के साथ मिले जो कि दूर है, और फिर वहां से वो डायरेक्ट तुर्किया के साथ एगोर की बंदरगाह, और वहां से यूरोप। तो चाइना और यूरोप कनेक्ट होते हैं बाईपासिंग ईरान और बाईपासिंग रशिया। ठीक है, यानी ये वो कॉरिडोर है जो चाइना को जोड़ रहा है यूरोप के साथ, रशिया से जाए बगैर, इसलिए इसको मिडिल कहते हैं, नॉर्थ नहीं कहते। ठीक है, एक नॉर्थ होगा तो वो नॉर्थ कॉरिडोर है, तो वो फिर जो वो चूंकि अभी इस वक्त हालात हैं, तो ये मिडिल कॉरिडोर है। तो ये तो चाइना के, एक तो हो गया ये चाइना की फेवर में कि चाइना का, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, क्या होगी, स्ट्रेटजी आगे पीछे दाएं बाएं, क्या सिक्योरिटी उनकी होगी, ये अभी मैंने कहा ना, ये पर्दे के पीछे हैं चीज़ें।
रशिया इसके ऊपर आराम से होने दे रहा है। आर्मीनिया जो है वो उनका CSTO का मेंबर है और बड़ा नाराज़ है। CSTO उनकी एक तंजीम बनी थी, ये इसके दौरान ये 1900 सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये बनी थी। पहले थोड़े मुल्क थे इसमें, ये नेटो की तरह की एक तंजीम बन गई थी। तो उसमें ही जो है वो CSTO में वो उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये मुल्क और आर्मीनिया, आज़रबाईजान नहीं, आर्मीनिया और बेलारूस, ठीक है, और रशिया खुद, यानी 3 जो हैं वो इसमें किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, 3 मुल्क जो हैं ये हो गए सेंट्रल एशिया। एक हो गया बेलारूस, एक हो गया आर्मीनिया और एक रशिया खुद। अच्छा, बेलारूस के साथ तो बड़ा ज़बरदस्त है रशिया, वहाँ तो आप देखें ना कि न्यूक्लियर इवन वेपन्स और जो सारे वहाँ पे जो उनके मिसाइल्स और ये सारे। लेकिन जब आर्मीनिया की लड़ाई हुई अज़रबाईजान से, तो रशिया ने वो आर्टिकल 5 जैसे नेटो का होता है ना, एक मुल्क पे सबको हमला तस्वुर होगा, तो अज़रबाईजान आर्मीनिया की लड़ाई हुई तो रशिया ने अज़रबाईजान और आर्मीनिया में एक न्यूट्रल रोल प्ले किया। न्यूट्रल रोल प्ले करने का मतलब ये हुआ कि वो आर्मीनिया की तरफ नहीं गया, उसके नतीजे में आर्मीनिया को शिकस्त हुई और तुर्किया और रशिया के दरमियान कशीदगी ख़त्म हो गई, बहुत बड़ी कशीदगी, कि रशिया जो है उसने, प्रेसिडेंट पुतिन ने फैसला किया कि मैं आर्मीनिया को सपोर्ट नहीं करूँगा। आर्मीनिया में मुजाहरे हुए, उनके वज़ीर आज़म के मुस्तफ़ी होने की बातें चली सरी। पाकिस्तान जो है स्ट्रेटेजिकली वो तस्लीम करता है अज़रबाईजान को। अज़रबाईजान हमारा दोस्त है और अभी जंग के दौरान भी, ये जंग ज़ाहिरियत थी, इसके दौरान अज़रबाईजान हमारे साथ था तुर्किया की तरह। भारत आर्मीनिया के साथ है और आर्मीनिया के को जितने वेपन्स हैं वो भारत के थ्रू, भारत ने, यानी भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो आर्मीनिया, और पाकिस्तान आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता, और अज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर, तुर्किया और अज़रबाईजान। अच्छा, अब हुआ ये है कि इनके दरमियान अगर आज मुआहदा होने जा रहा है तो उसका किस पे क्या असर होगा। नंबर 1, चाइना जो है उसका मिडिल कॉरिडोर बहाल होता है यूरोप तक। नंबर 2, तुर्किया जो है वो जो टर्किक नेशंस हैं सेंट्रल एशिया की, एक तो उन तक इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है टर्की का, जो टर्किक जो नेशंस हैं वो भी एक फोरम है ना, वो पहले भी बात कर चुके हैं, तो उनके थ्रू बढ़ता है। प्लस ये है कि वो डायरेक्ट जो है वो आप समझें कि एक उनके साथ जो है वो ये चाइना, और चाइना से सारा यूरोप तक की बंदरगाहें खुलती हैं। अच्छा, इसके ऊपर कंसर्न किसका है? किसका कंसर्न? अज़रबाईजान का फायदा है। अच्छा, आर्मीनिया का क्या फायदा है? आर्मीनिया का फायदा ये है कि आर्मीनिया भी मगरबी यूरोप तक पहुंचेगा। अभी आर्मीनिया भी तो ब्लॉक हुआ हुआ है ना, उस तरफ तुर्की है, आर्मीनिया तो नहीं है ना, आर्मीनिया भी तो फंसा हुआ है ना बीच में, तो वो तुर्किया के साथ अगर ये कॉरिडोर खुलता है तो इस कॉरिडोर उसके इलाके से गुजरेगा, तो वहाँ पर जो है वो, अच्छा ये रशिया की फोर्सेस मौजूद हैं ये सिक्योरिटी के लिए, ये नगोर्नो काराबाग में जब सीज फायर वगैरह हुआ था। चाइना का फायदा, रशिया ने जाने दिया कि आप करवा दें, इसके बदले में अब रशिया क्या लेगा ये अभी देखना है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात 11 तारीख को हो रही है, मंडे को गालिबन, इस मंडे को, इतवार हफ्ता, इतवार छोड़ के पीर के रोज पुतिन और ट्रंप की मुलाकात तय हो रही है। पहले इतलात आ रही थी, अबू धाबी की दरमियान में बात चली कि ये रोम में हो रही है, फिर किसी ने कहा कि नहीं, रशिया की तरफ तरदीद हुई कि यूरोप में सवाल ही पैदा नहीं होता, तो अबू धाबी या जिन मुल्कों में भी, यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली अबू धाबी के अंदर ही, लेकिन दरमियान में ये कल ये खबर चली कि जी रोम के अंदर, वहाँ से यूरोप में उनके ज़रा अबलाग में बात चल पड़ी, और 11 तारीख को ये मुलाकात सिर्फ 2 दिन बाद ड्यू है पुतिन और ट्रंप की। अच्छा, अब इसमें परेशान या कंसर्न किसका है? ईरान का, नंबर 1, क्योंकि ईरान जो है वो ये तसव्वुर करता है कि एक तो
यानी तुर्किया, आज़रबाईजान, ये बाकी सारे ममालिक जो हैं ये मतलब उसका लेवरेज ख़त्म होता है। अभी तो ये सारी जो तिजारत हो रही है आज़रबाईजान की वो ईरान के रास्ते ही होती है अपने दूसरे इलाके तक। तो अगर ये कॉरिडोर, ये रास्ते खुल जाते हैं सारे, तो एक तो ईरान का कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। वो कंसर्न इस तरह से दूर होता है कि अब ईरान जो है वो, तो ईरान ने इस कंसर्न से बचने के लिए, यानी ये मैंने कहा ना, ये एक नई दुनिया इमर्ज हो रही है। तो कुछ अर्से पहले, चंद साल पहले एक नया प्लान बना, और वो जो प्लान था जिसको हम कहते हैं ये नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, या इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं इसको, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 6। वो ये बना कि जी पाकिस्तान को बाईपास करते हुए इंडिया जो है, भारत जो है वो आएगा ईरान, ये रेड कलर, ठीक है, नॉर्थ साउथ, इसी मैप को यहां रखें। तो ये आएगा जो है वो ईरान, और ये फिर ईरान आज़रबाईजान नहीं, इसने गुजरना था, आज़रबाईजान तो खत्म हो रहा है ना वो, ये इसने गुजरना था आर्मीनिया से गुजरते हुए इसने जो है वो आगे यूरोप तक पहुंचना था, पाकिस्तान को बाईपास करते अफगानिस्तान से गुजरते हुए। अगर हम और कोई मैप हो तो उसको देखो तो ज़्यादा क्लियर उसमें क्लैरिटी नजर आ जाएगी। तो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये जो चाबहार वाला, जिसमें चाबहार की इन्वेस्टमेंट हुई कि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, ठीक है, भारत, ईरान, और ईरान से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से ये जब यहाँ पे एक दूसरी दुनिया थी, ठीक है, तो ये बन गया। अच्छा, अब तो ईरान का कंसर्न, तो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक मामला तय हो चुके हैं और उसमें चाइना अब आ चुका है। तो गालिबन वो जो सी पैक या जो बेल्ट एंड रोड है, उस बेल्ट एंड रोड का हिस्सा ईरान भी बनने जा रहा है। यहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक कहते हैं ना, बस उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली कि हमारा ईरान से क्या ताल्लुक है भाई। वो ईरान जो है वो ऊपर जाएगा बराह रास्त, उससे मिल जाएगा बेल्ट एंड रोड के साथ, और फिर वो आगे यूरोप तक जाए, जहां पर भी जाएगा। ईरान को एक्सेस मिल गया ना, ईरान को भी एक्सेस मिल गया ना, आगे जाके तुर्किया के थ्रू ये मिल गया। ये तो पाकिस्तान, ईरान, चाइना, ये सारे ये जो भी होगा ये एक्चुअली मिडिल कॉरिडोर है ना, ठीक है ना। तो इसमें तुर्किया भी आ गया, इसमें तुर्किया का फ़ायदा हो गया, इसमें आर्मीनिया का भी फ़ायदा हो गया, वो ओपन अप हो गए। इसमें जो है वो पाकिस्तान, अब ये देखना है कि अगर इनकी सुलह हो जाती है तो पाकिस्तान क्या आर्मीनिया को तस्लीम करता है, तुर्किया क्या तस्लीम करता है आर्मीनिया को। रशिया ने ये जो जगह दी है अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, तो उसके बदले क्या लिया है प्रेसिडेंट ट्रंप से? जाहिर है कि कोई इधर ही कोई मामला हुआ है ना, यूक्रेन, ज़ेलेंस्की अंडर द बस। ये देखें ना, मुलाकात अगर होने जा रही है 11 तारीख को, पीर के रोज़, तो उसमें अच्छा आज ही मुआहदा साइन हो रहा है। यानी पूरी ज्योग्राफी चेंज होगी ना। इस गेम में से एक मुल्क अगर मुकम्मल तौर पे आउट होता है परमानेंट, तो वो है मोदी जी। और ये बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी चाबहार के, ये पूरा कॉरिडोर था, चाबहार के थ्रू इन्होंने सेंट्रल एशिया तक जाना था। वो सेंट्रल एशिया जो है कंप्लीट, वो आगे आर्मीनिया अजरबैजान के दरमियान जो है वो एक रूट बनने जा रहा है। चाइना का मिडल कॉरिडोर, तुर्किया, अजरबैजान, जो कि अभी हमारे साथ था और अभी भी इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। देखना ये कि अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान सुलह हो जाती है, तो फिर उसके बाद क्या तुर्किया तस्लीम कर लेता है आर्मीनिया को, और पाकिस्तान का फिर एक डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान क्या तो रियासत क्या फैसला करता है। तो एक तो ये हो गया, और गेम में से टोटल आउट इंडिया। वो मुकम्मल जो सेंट्रल एशिया तक था कि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक जाएंगे, तो आर्मीनिया एक उम्मीद की रास्ता था कि आर्मीनिया के दरमियान में है, तो आर्मीनिया अगर अजरबैजान के साथ हो जाता है तो ये इंडिया बिल्कुल आउट है। अच्छा, अब प्रेसिडेंट पुतिन और प्रीमियर शी जिनपिंग की काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई आज टेलीफोन पे, और प्रेसिडेंट पुतिन को प्रीमियर शी जिनपिंग ने मुबारकबाद भी दी है, और मुकम्मल तौर पे
जो उनकी ट्रम्प से मुलाकात होने जा रही है उस पर मुकम्मल अपनी सपोर्ट दी है कि आपकी जो भी मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प से, चाइना आपके साथ है और ये इन्होंने डिस्कस किया है, उसका एजेंडा डिस्कस किया है कि यूक्रेन पे बात होगी, किन इश्यूज पे बात होगी, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना, ये प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग ने सारा डिस्कस कर लिया एजेंडा। और जो ये मुआहदा बाकी सारे मामला तय हो रहे हैं, तो CSTO के बाकी मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट पुतिन ने आज इत्मीनान में लिया है, यानी किर्गिस्तान को, काजाकिस्तान के, ये सारे रहनुमाओं को कि आगे ये किस तरह से ये कॉरिडोर्स ने कैसे बनना है क्या। और यकीनन इसमें ईरान की सिक्योरिटी भी सबके मद्देनज़र है कि ईरान जो है वो चाइना के साथ और रशिया के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो ये पूरा जो रीजन है, तो ये एक फैसला कुन, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, लॉन्ग टर्म जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। और ये पाकिस्तान कनेक्ट होता है, अभी तो पाकिस्तान इस तरह से था ना कि पाकिस्तान जो है वो कनेक्ट हो रहा है यानी चाइना और CPEC, ये बेल्ट एंड रोड के साथ पाकिस्तान कनेक्ट होता है, पाकिस्तान यूरोप तक जाता है, पाकिस्तान यूरोप तक जाता है। अभी पिछले दिनों देखा है ना आपने, पाकिस्तान उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान ताजिकिस्तान, पाकिस्तान वो रेलवे सारा तय हो रहा है, तो पाकिस्तान यूरोप तक जाता है सीधा। पाकिस्तान की जो राहदारियाँ हैं जो पाकिस्तान की, वो सीधी यूरोप तक जाती हैं। अच्छा, अब यह है कि जो ईरान है वो कई मुल्क यूरोप के ईरान के साथ तिजारत करें ना करें, क्या करें, तो उनको अब ईरान वहाँ तक कैसे जाएगा कि भाई हम तो ईरान के साथ कर नहीं रहे, ये तो पाकिस्तान से आ रहा है सामान, ये तो तुर्की से आ रहा है, तो ओपन अप होगी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब और इंडिया इसमें नहीं है, गलत वक्त पे गलत फैसले जो किए हैं मोदी जी ने, उनमें से एक बहुत बड़ा डिजास्टर्स फैसला, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिजास्टर्स फैसला ये था कि उन्होंने आर्मीनिया के ऊपर बैट रखी, और ये पूरा उनका ये पता नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो प्रोजेक्ट था ये डूब गया, क्योंकि ईरान इधर गया और ईरान आ गई नॉर्थ साउथ के, वो आज साइन होने जा रहा है। अच्छा, अब इसी दौरान और प्रीमियर शी जिनपिंग को इत्मीनान में ले लिए। इस पूरे अरसे में अब आप देखेंगे ये पूरे जो स्ट्रेटेजिक मामलात हो रहे हैं, इसमें इस दौरान ट्रंप मोदी जी से नाराज हैं, यानी मोदी जी अभी, यानी देखें ना, ये बात जो है ये कितना तारीखी दिन है आज का, कि आज ये अगर मुआहदा हो जाता है तो इसमें ईरान के कंसर्न्स खत्म हो चुके हैं, चाइना की वजह से और पाकिस्तान की वजह से और अफगानिस्तान, चाइना है ना भी, ये सब खत्म हो चुके हैं सारे इश्यूज। और अजरबैजान तो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जी, और तुर्की भी है, तो पाकिस्तान यूरोप से कनेक्ट होता है सेंट्रल एशिया के थ्रू, इंडिया आउट होता है, इंडिया इसमें दरमियान में, इंडिया अपने वो टैरिफ्स के मसलों में, और मोदी जी उधर ऐसा फंसे हुए हैं कि उसमें उनको ये पता ही नहीं कि ये यहाँ पे क्या होने जा रहा है आज। अब जरा वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो मुलाकात हुई है, अहम मुलाकात है, मैं उस बात को कंटिन्यू करता हूँ कि इसमें जो है ये इसका एक जियो स्ट्रेटेजिक एंगल है बहुत बड़ा, और उसमें चाइना ऑन बोर्ड है। चाइना ये यानी ये मुआहदे में चाइना का बहुत फ़ायदा है, तुर्किया का फ़ायदा है, ईरान का, ये सब का, और इसमें जो एक मुल्क टोटल आउट है इस चेस बोर्ड से, और वो मोदी जी को जवाब देना चाहिए अपने लोगों को कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है कि आप जो है इस मरहले पे इतना बड़ा एक तारीखी, यानी ये हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना नहीं, ये कोई दिहाइयों के आपकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, उसमें कैसे हुआ कि सेंट्रल एशिया के थ्रू आपकी टोटल एक्सेस ख़त्म हो गई, यानी थ्रू ईरान भी ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर दूसरी बात जो है आगे, वो एक US डिपार्टमेंट स्टेट ने बड़ा इंटरेस्टिंग आज एक ऐलान उनका हुआ है 44 तक, अगर देखें, उन्होंने निकोलस मदुरो जो कि वेनेजुएला के सदर हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए $50 मिलियन रख दिए हैं कि जो गिरफ्तार करेगा निकोलस मदुरो को
गिरफ्तार करने में मदद देगा वो उसको 50 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। ठीक है, निकोलस मेदोरो, ये निकोलस मेदोरो जो हैं ये 2013 से ये वेनेजुएला के सदर हैं, और ये ह्यूगो चावेज के वज़ीर ख़ारजा, ह्यूगो चावेज के नायब सदर उनके साथ, यानी ह्यूगो चावेज के बहुत करीब, और उसके साथ ये रशिया, चाइना, ये सारा, तो ये जो है ये वेनेजुएला के साथ उनके जो है वो अच्छा। और उसके बाद 2019 में यहाँ पर जो है ये एक गुआइडो को सपोर्ट किया था जॉन बोल्टन ने, बाद में फिर एडमिट भी किया था अपनी किताबों में भी और इंटरव्यूज़ में भी कि जी हमने जो है वो फॉरेन कूज करवाने की कोशिश की है। और ये इसके ऊपर ये रॉयटर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले, मगर मैं दोबारा ये 45 अगर ये जुलाई 2022 को मैं NBC याद करवाऊँ तो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्ट एडमिट्स टू प्लानिंग फॉरेन कूज, उन्होंने ये, और फिर रॉयटर्स फॉर्मर सीनियर US ऑफिशियल इन्होंने एडमिट किया था, और फिर CNN 47 दिखाएं तो वेनेजुएला ने बड़ा सख्त जवाब दिया था इस बात का। तो अब दोबारा जो है ये एक नया यानी वो जॉन बोल्टन ने उस वक्त जो ये क्लेम किया था कि हाँ बिल्कुल हमने कोशिश की थी मदुरो की हुकूमत को गिराने के लिए, और इससे भोंडी कोई हरकत नहीं थी। मैं इसको पहले डिस्कस करूँ, ये वो था जिसमें वो पकड़ लिया था मदुरो ने, लोगों को टीवी पे पेश कर दिया था, ये टीवी पे लेकर आ गए थे। मदुरो अमेरिकन जो पहुंचे थे वो बगावत करने के लिए, वो मदुरो के हत्थे लग गए थे बहुत सारे। मदुरो ने टीवी पे उन्होंने एडमिट कर लिया, एक इंतहाई चंद वो बेवकूफ़ी के बाद अगर इंतहाई भोंडी कोशिश थी तो ये थी जो जॉन बोल्टन ने की थी ट्रम्प 1.0 में, वो पकड़े गए थे बंदे सारे, और टीवी पे एक एक करके आ रहे थे, एक एक करके आ रहे थे 12। अच्छा, अब मसला ये है कि वो अच्छा अब ये नई कशीदगी शुरू हो गई, लेकिन इस कशीदगी को से हट के जो दूसरा मामला है वो ये है कि गज़ा के ऊपर मुकम्मल कब्जे की बात उन काबीना ने कह दिया, फिर एक अबूरी सेटअप होगा, फिर कहा नहीं अबूरी सेटअप, जो कल भी हमने बात की थी, मान गया ना आगे पीछे। लेकिन यह है कि जो उसमें दुनिया सारी खड़ी है, अच्छा जी नहीं ये ऐसे होगा ऐसे होगा। फिर उसने कल इंटरव्यू दिया नेतन्याहू ने, और उसने कहा कि जी ऐसा है कि हम कुछ अरसे के लिए इसको वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद हम जगह खाली कर देंगे और ये अरब ममालिक के हवाले करेंगे, लेकिन पहले हमास को हम ख़त्म कर देंगे, और पहले हमास को ख़त्म करने के बाद, और एक वो मेरा ख्याल है कि एक वो कहते हैं ना वो टेंशन बढ़ाने के लिए ना, भाव बढ़ाने के लिए। असल बात जो है वो जो नेतन्याहू को पुतिन ने जो कॉल की है 41st इजराइल अनविलिंग टू गवर्न गजा स्ट्रिप 41st लाइट रेडी टू हैंड इट ओवर टू अरब फोर्सेस। असल बात यह है कि जो नेतन्याहू ने पुतिन से की है, बाकी जो बातें गज़ा में हम शायद ये करेंगे फ़लाँ करेंगे ये करेंगे, वो हीरो बनने के लिए जो ना, उसके बाद फिर इसराइल 24 को कि वी डोंट वांट टू, फिर वो थोड़ा अभी उसने वो अपने आप को शो की है कि भाई ये 38th कि वी डोंट वांट टू कीप गज़ा, वी वांट अ सिक्योरिटी पैरामीटर, एक ख़ास जगह जो है उसमें बफर जोन बनाया जाए, उसके लिए वो टेंशन फैली हुई है। लेकिन मसला ये वो जो है ना वो उसने अपने आप को, और पूरी दुनिया में भी एक कि जी वो गज़ा पे कब्ज़ा करने का प्लान बन गया, फ़लाँ बन गया, ये बन गया, वो बन गया। जो गज़ा फाउंडेशन का जो बंदा है वो जाके पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशन में मिला है, और यूनाइटेड नेशंस में उसने जाके जो बाकी उनकी तंजीमें हैं कि जी आप सारे जा रहे हैं तो आप हमें काइंडली अलाउ करें, हम भी अंदर गज़ा ह्यूमैनिटेरियन वो बदनाम हो जाएगा, तो उन्होंने मारा हुआ है। तो अक़वाम मुत्तहिदा से उन्होंने मुलाकात भी की है जाके कि आपको हम इजाज़त देने जा रहे हैं तो हमें भी आप इजाज़त दे दें। तो वो एक तरफ तो उन्होंने ये सारा जो है ये प्लान सारा चल रहा है, और फिर दरमियान में वो हीरो बनने के लिए ना कि जी ये हुआ और ऐसे हुआ, तो ये बाकायदा ये ख़बर आज वहाँ से रिलीज़ हुई कि ये नेतन्याहू जो है ये उसने बड़ा स्टांस लिया। 34th शाउटिंग मैच हुआ नेतन्याहू और ट्रम्प के दरमियान 34th, और ये है कि उस पर जो ट्रम्प ने कहा कि आई रिसीव प्रूफ देयर आर हंग्री चिल्ड्रन इन गज़ा, ये इसराइल का मीडिया दिखा रहा है। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं, यानी शाउटिंग मैच हुआ, कुछ दिन पहले एक टेलीफोन कॉल हुई और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा
कि जी उसने कहा कि जी कोई नहीं है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने देखी तस्वीरें तो उसके ऊपर वो 8 के ऊपर चले गए थे। तो ये सारा किस्सा चल रहा है। लेकिन असल बात ये है कि नेतन्याहू और फौज के अंदर बगावत है, फौज के अंदर बगावत है, और वो 600 फौजी और वो सारा चल रहा है। तो वो तो जब तक आंख ना मारी गई हो उसको, तो वो तो ये कि बस थोड़ा सा मुझे मिल जाए, मौका मिल जाए। और पीर के रोज़ जब यहाँ पे आ रहे हैं, अगर ये मीटिंग हो रही है 11 तारीख को, तो उसके लिए अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता कि उन वारंट्स का क्या बनेगा। तो वारंट्स भी साथ ही नल्लिफाइड हो जाएंगे ना। अगर अबू धाबी वो आते हैं तो वारंट भी तो निकाले हुए थे आईसीसी ने प्रेसिडेंट पुतिन के, तो वो जो वारंट में तो वो ट्रैवल नहीं थी। इसका मतलब है यहाँ अगर वो फ्लाई करके आ जाते हैं तो वो फिर वो इंटरनेशनल ऑर्डर ही सारा फारिग हो गया ना, आईसीसी भी गया फिर, क्योंकि वो प्रेसिडेंट पुतिन के तो वारंट, अगर वो तुर्किया आते हैं या वो वारंट भी, वो तो आईसीसी ग्लोबल सिस्टम ही फारिग हो रहा है ना सारा। इस वक्त ना इस पर कुछ सोचा है ना किसी ने बात की है, ये भी अचानक मेरे जहन में आया है कि उन वारंट से क्या बनेगा। अच्छा बहरहाल वो छोड़ें, मट्टी पाएँ। इशू ये है सारा कि अब इसमें दरमियान में जो है वो भारत का मसला मोदी जी ने हल नहीं किया, और उसके लिए इनको मोदी, ये अजरबैजान वाली चीज़ देखें, ये होता है ना कि आप इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत बड़ी कोई फतह या शिकस्त हुई। मैं इवेंट बता रहा हूँ, और इनको ये चाहिए कि अपने अवाम को बताएं कि ये 2013 से लेकर अब तक ये कैसे हुआ है कि उन्होंने जिस चीज़ पे हाथ रखा है वो चीज़ खराब हो गई है। ठीक है, मतलब जिस काम में हाथ डाला है वो काम उल्टा हो गया। मतलब इनको पता ही नहीं चला कि बाकी तो छोड़ दें कि पड़ोस में बांग्लादेश में इनकलाब आ रहा है। मतलब ये कोई बात, मतलब एक देखे ना, वहाँ इनकलाब आ रहा है, सीना वाजिद बैठी। उसके बाद अब जनाब मोदी जी जा रहे हैं चाइना, वो बहुत अच्छा है, चाइना जा रहे हैं, और चाइना की तरफ से आज वेलकम भी किया गया कि हम खुश आमदीद कहते हैं। और साथ ही चाइना ने शदीद, अच्छा चाइना जाने से पहले उसकी तैयारी कैसे हो रही है जी, एससीओ समिट हो रही है, तो उसकी अब तैयारी एक माहौल बनाते हैं ना। तो माहौल जनाब ऐसे बनाया है चाइना ने कि ये 20 स्लाइड देखें तो आपको पता चल जाए कि माहौल कैसे बना है। इंडिया ने फिलीपीन के साथ डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में फौजी मशकें की हैं। सही, फौजी मशकें पहली दफा। और उनके जो मार्कोस है, मार्को जूनियर जो हैं, वो भारत का दौरा उन्होंने 5 रोज़ा किया है। लेकिन उन्होंने जो है वो स्ट्रेटेजिक मुआहदे साइन किए, किसके खिलाफ किए हैं, और साउथ चाइना सी में पहुंच गए भारत। ये इन हालात में जबकि ट्रम्प से फटा चल रहा है और चाइना जाना है और वो RIC का हिस्सा बनना है सारा, और उधर वो चाइना ने क्या बाजें। और साथ ही चाइना ने जो है वो आज जो रद्दमल दी है, इनका नाम लिए बगैर 19th ग्लोबल टाइम्स, Philippines urged to stop ganging up with others to stir up trouble in South China Sea. With others. Others कौन है भाई? Others कौन है? ठीक है, Others तो एक ही है ना, जिन्होंने साउथ चाइना सी के अंदर जो है, और वो जो है वो इस वक्त इनको क्या ये वहाँ पर इस माहौल में इनको ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए थी। मतलब आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे खुद भी हो जाता है कि इस वक्त जो है वो ये दोनों चीज़ें देखें, ज़बरदस्त है कि आप फिलिपीन के बेशुमार मुल्कों के साथ, फिलिपीन के तो हमारे ताल्लुकात हैं ज़बरदस्त, लेकिन आप डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में ये बांग्लादेश, आसपास अमेरिका, दाएं बाएं आगे पीछे, और इनके यहाँ पे जब वो पहुँचे जब मार्को जूनियर, तो इंडियन सॉइल पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि ताइवान के ऊपर अगर मामला को हुआ तो फिलिपीन तो जाएगा। ये इंडिया में बात उन्होंने ताइवान की फिलिपीन ने, और उसके ऊपर इंटरव्यू दिया एक उन्होंने, और उसके ऊपर जो है वो चाइना की तरफ से बड़ा शदीद रिएक्शन आया कि ये जो है ये फिर ग्लोबल टाइम्स 25 चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर एंड एम्बेसी, कहाँ पे एम्बेसी? इंडिया में चाइनीज एम्बेसी, लॉन्च सीरियस प्रोटेस्ट ओवर फिलीपींस प्रेसिडेंट कमेंट्स ऑन ताइवान। लेकिन ये कहाँ पर उन्होंने कमेंट्स कहाँ पे दिए? ये इन्होंने दिए कमेंट्स इंडिया में इन हालात में
जो मतलब इस सूरत हाल में आप होता है ना कि थोड़ा सा ज़रा देखते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या मतलब थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब आपने उधर जाना है तो यार थोड़ा सा माहौल बना लें आप आगे पीछे दाएं बाएं। तो वहाँ पे खड़े होके अगर हम ये देखें ग्लोबल टाइम्स को दोबारा दिखाएंगे, उन्होंने जो आज जो उनकी तरफ से ये बयान है, ये देखें। इन रिस्पॉन्स टू फिलीपींस प्रेसिडेंट रीसेंट कमेंट्स ऑन ताइवान इंटरव्यू ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया, ठीक है, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइनीज फॉर्म से उन्होंने कहा कि सीरियस प्रोटेस्ट विद द फिलीपीन साइड। अच्छा, अब जो है बहरहाल ये इस वक्त इनको एक माहौल बनाने के लिए दो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ, चलें आप उस थ्योरी को भी ना लें कि वो जो थ्योरी है कि मैं जो कह रहा हूँ कि ये बाइडन दौर से या ट्रम्प 1.0 से ताल्लुकात ख़राब हैं, आप चलें ट्रम्प 2.0 से ही ले लें, तो मुझे बताएं कि जब वो भेज रहे थे यहाँ पे इस तरह ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के अंदर और यहाँ से जयशंकर जी जो हैं वहाँ गए हैं और मुलाकात सारा, तो इस दौरान जो है ये दलाई लामा को क्यों लेकर आए? मतलब आप एक थोड़ा सा आप उनसे कहेंगे जी 1 मिनट ठहरें, हम ये दलाई लामा वाला मामला करते हैं आपके साथ, आप ये टैरिफ के शुरू हो चुका था मसला, आप ये टैरिफ हम ये 2-4 चीज़ें आपके साथ सॉलिड बनाते हैं पक्की, ये आप ज़रा टैरिफ हल करें, ठीक है, हम दलाई लामा को करते हैं उधर, आप क्योंकि टैरिफ का मसला तो चल पड़ा था ना, आप टैरिफ का अनाउंस कर दें और हम ये उसके बदले में ये करते हैं, फिर हम फिलिपीन आपका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसके साथ हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ज़रा ये मामला हल करें। अब यकीन करें कि मैं मतलब बाज़ दफ़ा समझ नहीं आता कि क्या इस वक्त अगर चाइना जाना है और इस वक्त वो रशिया का ऑयल भी रोक दी है, ब्लूमबर्ग तो कह रहा है कि पॉज कर दी है, ये 26 इंडिया स्टेट रिफाइनर्स 26 ये उन्होंने आफ्टर रशिया को पॉज करके अब ये ऑयल दूसरी जगहों से ले रहे हैं। तो मतलब अगर आपने रशिया का भी ऑयल रोक दिया है, रशिया से ऑयल लेना रोक दिया है, अमेरिका को आप क्या मैसेज दे रहे हैं इस वक्त कि जी हम देखें वहाँ पर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर चाइना भी जा रहे हैं, फिर इवन एक गड़बड़ उठा रहा और चाइना आगे से कह रहा है कि फिलिपीन एंड अदर्स ये होता है ना, फिलिपीन और वगैरह 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 इस तरह करके, तो ये मोदी जी को अपने मुल्क में जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो सारा मामला है। तो ये अब गज़ा का फैसला हम कर देंगे, मैं फ़ौजों को तैयारी दे दी है मैं गज़ा के ऊपर कत्लेआम करूँगा मज़ीद, मैं तैयार हूँ। ये पागल आदमी कुछ कर भी सकता है इस वक्त, लेकिन ये है कि वो जर्मनी ने भी असला की सप्लाई रोक दी, जो जेडी वैंस हैं वो बरतानिया में उनके वो मौजूद हैं, उनकी वहाँ पे अहम मुलाकातें हो रही हैं। तो ये जो है ये सारे मामलात मेरा ख्याल है गज़ा इस वक्त सबसे आगे है, गज़ा का मामला, और उसमें उसने 3-4 बातें डिस्कस की हैं कि ये हम चाहते हैं कि हमास असला फेंक दे, फिर हम इस अरब ममालिक के हवाले करें, 3-4 महीने लगेंगे, ये होगा, इस दौरान कत्लेआम आगे पीछे कर आके वो जो बात मैं कह रहा था ना कि पुतिन और नेतन्याहू के दरमियान वो ये हुई है। अच्छा, जो ताज रिपोर्ट कर रहा है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मशरिक़ वस्ता में प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं और वहाँ पर वो कह रहे हैं साथ ही कि मैंने बच्चों की तस्वीरें देखी हैं, बच्चों की मैंने तस्वीरें देखी हैं जिनका कत्लेआम हुआ है। और पाकिस्तान का तो देखें, अब इसराइल के साथ 2 इश्यूज़ हैं ना, अब इब्राहिम अकॉर्ड वगैरह तो साइड पे चला गया, उससे हट के पाकिस्तान उन मुल्कों में से है कि जिन पे इसराइल का असला इस्तेमाल हुआ है, यानी इसराइल जो है उसका असला पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ है। और वो ये 2 इस वक्त जो है ना, 2 कत्लेआम ऐसे हैं जिनके ऊपर दुनिया ने तवज्जो देनी है, जिनपे एक ये है कि मामला हल करें, नहीं हल हो रहा था ना, तो टीवीज का दुनिया पड़ी, ये बीच में फ़लस्तीन का मसला जहाँ पर भी जा रहा है, वो कश्मीर का मामला है, उसको जैसे भी करना है, जैसे बस आप उसको एक इशू को देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर, और इशू को उसको रिजॉल्व करें, वरना दुनिया में अमन नहीं आएगा। ये लिंक होते हैं सारे इशू। और वहाँ जनाब इस वक्त जो है वो कत्लेआम हो रहा है और सारी दुनिया एक तरफ खड़ी है, यूरोप भी एक तरफ खड़ा है, अरब ममालिक भी एक तरफ खड़े हैं, ईरान भी सारी दुनिया, चाइना, रशिया, वाहिद मुल्क इतना खुल के तो वो भी नहीं है। अमेरिका भी में भी ज़रा सोच विचार करके बात करते हैं,
इधर से मीडिया जा रहा है, वो नेतन्याहू से इनको भेज रहे हैं, एक बेवक्त की रागनी जिसका कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है। आप जाके कोई मतलब अपने आप को टोटल आइसोलेशन में आप ले गए हैं कि यार फ़लस्तीनी मतलब इमदाद भेज दी हमने कोई अच्छी नहीं, नेतन्याहू से मिलके और उसके बाद पता नहीं, मतलब है कि एक होता है ना कि मतलब इवन वहाँ से वो भी कह रहा है, ट्रम्प भी कह रहा है कि मैंने बच्चों की तस्वीरें देखी हैं वहाँ पे स्टारवेशन हो रही है। ये मोदी जी नहीं कह रहे हैं कि मैंने गजा के बच्चों की तस्वीरें देखी हैं और वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है और हम भारत के अवाम की तरफ से, मैंने आपसे कहा ना कि समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग जिससे, और मैं मोदी जी कहता हूँ, मैं भारत को सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई मजहब ये कह ही नहीं सकता कि ये बच्चा प्यासा है तो उसको बनने दो। कोई मजहब इसकी ये ना, इसका कोई ताल्लुक मज़ाहिब के साथ या किसी के साथ, कोई जानवर भी तकलीफ में होता है तो उसको पानी, और ये तो इंसान है, ये तो देखे ना बच्चे औरतें उनके कत्लेआम पे आप कह रहे हैं कि जब भूखे बनने तो उनको, और वेपन से उन पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये अगले 24-48 घंटों में ये आर्मीनिया अजरबैजान के दरमियान क्या तय हुआ है और पसे पर्दा क्या मामला तय हुए हैं, ठीक है ना, पुतिन के, और इसमें EU किधर खड़ा है, ये फ्रोजन, आज जो डोनाल्ड टस्क है ना पोलैंड वाले, उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा है कि ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यानी कुछ इलाके उधर जो उधर रहेंगे, इसीलिए यानी मुलाकात के दरमियान ये होगा कि जो इलाके रशिया के पास चले गए वो रशिया, वही बात जो रशिया के पास चले गए रशिया के पास चले गए, और आगे से ज़ेलेंस्की को बता दिया जाएगा दिस इज टू इन्फॉर्म यू, ऐसे सीज़फायर कराओ, और साथ ही आर्मीनिया अजरबैजान, और यहाँ पर जो है ये ट्रम्प होटल बन जाएगा शायद, ये क्या बनेगा, लेकिन फ़ायदा इसमें चाइना का होगा क्योंकि चाइना जो है उसका बेल्ट एंड रोड, और ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात भी ख़त्म हो गए क्योंकि ईरान चाइना की तरफ चला गया है, ये सारे मामला तय हुए हैं पाकिस्तान के उसके साथ। तो ये सारा जो एक कॉरिडोर बहुत बड़ा सा, जिसके खदोखाल अभी चंद दिनों में वाज़े होंगे, तो ये अब इसमें देखें कौन सा मुल्क किस तरह आगे निकलता है, और ये बड़े लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। लेकिन ये है कि मुझे ये समझ नहीं आया कि फ़िलिपीन के साथ अगर चाइना जाना था तो उससे पहले फ़िलिपीन के साथ साउथ चाइना सी में कहाँ से पहुँच गए, इसको ड्रिल्स करने की ज़रूरत थी। पहली दफ़ा थोड़ा सा इसको पीछे करते, मामला तय करते, अगर अमेरिका से करने हैं तो अमेरिका से तय करते, चाइना से करने चाइना से करते, ये दलाई लामा और बाकी सारी चीज़ें उस दौरान ये टैरिफ का इशू हल करवाते। लेकिन ये है कि पता नहीं बहरहाल वो इससे कैसे काम से निकलते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दूसरे रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।